नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है उसमें विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं RAS IAS की या EO की, RO की, SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो एक रामबाण सिद्ध होगा ही होगा। लेकिन घर घर संविधान का मतलब है प्रत्येक सामान्य सी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को भी, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी हम संविधान को एक सरल भाषा के अंदर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी जो शैली, जो पढ़ाने की शैली है, उन्होंने कहा कि सर हमें आपके जो वीडियो है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं, हमने इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं पढ़ा जो इतनी सरल भाषा के अंदर पढ़ा रहा है। तो सर एक बार हमें एक EO के अंदर जो ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो पेपर होगा उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आज पहली क्लास है इसकी नगर पालिका अधिनियम की, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक और शॉर्ट में और अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, इस तरह से मैं आपको ये नगर पालिका वाला अधिनियम भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये एक पेपर ही होगा, अलग से पेपर होगा ये। तो 11 सितंबर 2009 को ये अधिनियमित हुआ। अधिनियमित का मतलब है इस दिन राज्यपाल जी के साइन हो गए, महामहिम राज्यपाल के साइन हो गए और ये अधिनियम बन गया। तो इसके अंदर टोटल 17 अध्याय हैं और 344 जो है ये धाराएं हैं। तो अध्याय 1 के अंदर धारा 1 और 2 है, ठीक है। और धारा 1 के अंदर क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, यानी इस अधिनियम का जो नाम है वो है धारा 1 के अंदर। धारा 1 के अंदर क्या है? अधिनियम का नाम, प्रसार और उसकी जो प्रारंभ की तिथि। नाम क्या है इसका? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये तो हो गया इसका नाम। और प्रसार कहाँ कहाँ है इनका? सावनी क्षेत्र को छोड़ करके पूरे राज्य क्षेत्र में इसका जो नगर पालिका क्षेत्र है ये उनमें इसका प्रसार है। सावनी क्षेत्र में जैसे मिलिट्री एरिया हो गया, BSF हो गया, इनकी जो सावनियाँ बैठी होती है, जो आर्मी प्रशासन जहाँ चलता है उस सब को छोड़ करके वो इनका प्रसार है, यानी सावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में है। और प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ हुआ 11 सितंबर 2009। ये धारा 1 कंप्लीट हो गई, अपने अध्याय 1 की धारा 1 कंप्लीट हो गई। क्या क्या था? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? बस यही नाम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। प्रारंभ कब हुआ? वही तारीख लिखी हुई है, 11 सितंबर 2009। फिर ये कहाँ कहाँ इसका प्रसार है? प्रसार कहाँ कहाँ है? प्रसार जो है सावनी क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण राज्य में इसका प्रसार है। अब आता है धारा 2। इसके अंदर परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो कुछ एक जो सामान्य सी वो मैंने इसको छोड़ी है, जो आपको ऐसा लगे कि इसमें ये तो लिखना ज़रूरी है या फिर ये याद करना ज़रूरी है। जैसे कई चीज़ें ऐसा है कि मतलब अपने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पुल, अब पुल के बारे में क्या परिभाषा है, यानी पुल की परिभाषा दी गई है। पुल यानी पुलिया, जैसे उसके बारे में ये परिभाषा दी गई, यानी उनका अर्थ बताया गया। परिभाषाएं जो दी गई है वो इनके संबंध में है। जैसे संपरीक्षक यानी ऑडिटर, जो निधि की जांच करेगा। ऑडिटर कौन होता है? जो पैसे की जो लेन देन होती है उनकी जांच करेंगे, उनके लेखाओं का जांच करेगा, वो कौन होता है? ऑडिटर, यानी संपरीक्षक। उसकी धारा 2 के अंदर परिभाषा दी गई है। फिर है पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग कौन कौन से आते हैं? जैसे SC, ST और OBC। OBC मतलब ऐसी जो जनसंख्या, ऐसी पॉपुलेशन या ऐसा वर्ग जो SC और ST से भिन्न, यानी SC और ST नहीं होता, उनसे भिन्न जो है वो क्या है? OBC है। और जो समय समय पर राज्य सरकारें उसको भी निर्दिष्ट करें, यानी सरकारें बताती है कि OBC के अंदर ये आएंगे। और अभी इसको परिभाषा को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि SC, ST और EWS को छोड़ करके, SC, ST और EWS को छोड़ करके वे जातियाँ जो या वे वर्ग जो राज्य सरकारें समय समय पर निर्धारित करती है वो क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग। यानी पिछड़े वर्ग क्या है? पिछड़े वर्ग वो है कि वे पिछड़े वर्ग जो SC, ST और EWS के अलावा जो बचे हुए हैं पिछड़े वर्ग,
जो सरकारें, जो राज्य सरकार समय समय पर अभी निर्धारित करती है या विनिर्दिष्ट करती है या उसकी परिभाषा निर्धारित करती है। अब है तुलन पत्र, बैलेंस शीट्स, धारा 92 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। बैलेंस शीट की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 92 के अंदर। जब धारा 92 पढ़ेंगे तो अपन बैलेंस शीट की परिभाषा, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट की परिभाषा पढ़ेंगे। फिर है जैव अवशिष्ट। जैव अवशिष्ट क्या होता है? जैसे हॉस्पिटलों के अंदर मानव और पशु हॉस्पिटलों के अंदर पशुओं के जो उपचार किया जाता है उसके बारे में उसके बाद में जो बचता है, मैंने किसी के कटिंग ऑपरेशन होता है तो किसी कटिंग फटिंग करके ब्लड हो गया, उसके अंदर पस हो गई, या उस तरह को जो थोड़े कोई अंग वगैरह थोड़े काट दिए जाते हैं, मसल्स हो गए, या जो सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो रिएजेंट्स होते हैं वे हो गया, और ये तीक्ष्णाग्रही तीखी चीज़ें जैसे नीडल हो गई, कोई एम्पुल्स जैसे मान लो ये इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना, उनके जो टूटे हुए भाग हो गए, ये टूटी हुई शीशियाँ हो गई, ये कचरा मान लो, ये जो हॉस्पिटल का कचरा है ना, जैव रासायनिक बायोमेडिकल वेस्ट जो होती है, ये फेंकी हुई दवाई, भस्मक यानी कोई चीज़ जला दी जाती है, जैसे मान लो जलाने के बाद में जो राख बचती है मेडिकल के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, वो हो गया, या केमिकल हो गया, जैसे मान लो कि प्रैक्टिकल ये लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, उसके बाद में जो रिएजेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या आता है? बायोमेडिकल वेस्ट। इनकी रोज़ मतलब ये गाड़ी आती है जो बायोमेडिकल वेस्ट उठा के ले जाती है, उनको निस्तारण करती है। ये हो गया बायोमेडिकल वेस्ट की जो परिभाषाएं है। अब है पुल। पुल की क्या परिभाषा दे रही है? पुल जो पुलिया होती है जिसके नीचे से मतलब साधन निकलते हैं, ऊपर से साधन निकलते हैं, जो किसी यातायात को सुलभ बनाने के लिए पुल बनाई जाती है। बजट प्राकलन, इसकी परिभाषा धारा 97 में दी गई है। बजट प्राकलन की जो परिभाषा है 97 में दी गई है। बजट अनुदान जो बजट से संबंधित जो लेखा जोखा होता है, कम ज़्यादा जो किया जाता है पैसा, या उनको दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, वो है बजट अनुदान, वो इसके अंदर सम्मिलित है। भवन निर्माता कौन होता है? या तो अपनी खुद की भूमि पर या फिर किसी से इकरारनामा करके, करार करके जो भवन बनाता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स खड़ा करता है, वो क्या होता है? भवन निर्माता। चाहे वो खुद की भूमि पर बनाए, चाहे वो किसी से करार करके, इकरारनामा करके जो कॉम्प्लेक्स या भवन बनाता है, वो क्या होता है? भवन निर्माता आता है, बिल्डर मान लो आप। फिर हो गया भवन क्या होता है? भवन किसी भी प्रयोजन के लिए, रहने के लिए, दुकान के लिए, या फिर किसी बिजनेस के लिए जो अपन चार दीवारी बनाई जाती है, जैसे मान लो उसकी दीवारें हो गई, ईंटें हो गई, उसकी छत हो गई, आरसीसी हो गई, और फर्श हो गया, टाइल्स हो गई, ये हो गया, इसका क्या हो गया? ये भवन। क्या है ये? भवन निर्माण हेतु एक भूभाग निश्चित होता है। ये भवन है किसी प्रयोजन हेतु बंद ढांचा, ईंट आदि से बना के जो किया जाता है, जैसे ये भवन है। भवन के अंदर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती है, ये दीवार हो गई और छत हो गई, इसका जो मटेरियल है, ईंट वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये इनसे जो बन करके जो तैयार ढांचा होता है, जो छत जिसको अपन कहते हैं छत, जिसके चारों तरफ से दीवारें वगैरह होती है, वो क्या होता है? भवन होता है। जो और लेकिन तंबू, आशियाना, तिरपाल से बना हुआ कोई घर, अगर मान लो कोई तिरपाल कह दे कि मैंने तिरपाल से कोई एकदम घर बना के बैठ गया कि ये तो मेरा भवन है, उसको भवन नहीं कह सकते। जैसे मान लो ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं होती है ना, अभी जैसे मेला लगा था बीकानेर के अंदर, सांस्कृतिक विरासत जो महोत्सव हुआ था, उसके अंदर खूब सारे टेंट लगाए गए थे, टेंट से ये बनाए गए थे, वो भवन नहीं था, वो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी 10 दिनों के लिए। तो वो क्या था? वो इसके अंदर भवन के अंदर नहीं आएगा। जैसे इसमें बताया ना, देखो तंबू इसमें नहीं आएगा और आशियाना नहीं आएगा। अगर तिरपाल बिछा करके, अगर तिरपाल को ऊंचा करके उसमें कोई 10-20 आदमी रह रहे हैं, तो वो भवन के अंदर नहीं आएगा। भवन के अंदर क्या आएगा? एक बंद ढांचा आएगा। जैसे मान ईंट वगैरह ये बना के, जैसे मान अपने जिस भवन में खड़े, मकान जो होता है ईंट पत्थर वगैरह से बनता है, वो जिसकी छत भी होती है, फर्श भी होता है, दीवारें भी होती है, और ये सारी चीज़ें, गेट वगैरह, ये होता है भवन। अब है भवन स्थल क्या था? भवन निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग, भवन निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ पे अपन मकान बनाते हैं, तो वो क्या होता है? एक भवन स्थल होता है। और अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष होता है नगर पालिका के लिए, जो इनका जो अध्यक्ष होता है ना, नगर पालिका के लिए नगर पालिका अध्यक्ष, और नगर पालिका के लिए होता है नगर पालिका अध्यक्ष, और ये नगर परिषद के लिए होता है सभापति, और ये नगर निगम के लिए होता है
ये महापौर, ये होता है इनके अध्यक्ष, ये होते अधिकारी जो है ना, ये दिए गए हैं इसमें। और इनके जो अधिकारी होते हैं, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर पालिका अध्यक्ष यानी चेयरमैन। और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है सभापति। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है महापौर। और इनके जो अधिकारी होते हैं, ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी जो है, नगर पालिका का अध्यक्ष अधिकारी क्या कहलाता है? कार्यपालक अधिकारी यानी ईओ, ये क्या होता है? ईओ। और नगर परिषद का जो अधिकारी होता है वो कहलाता है आयुक्त, क्या होता है? कमिश्नर, आयुक्त। और नगर निगम का जो अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी, वो क्या कहलाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अपन एग्ज़ाम ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? ईओ की, EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। अब पूर्ण दिवस का मतलब होता है पूरे, वैसे तो क्या पूरे 7 दिन होते हैं। जैसे मान लो किसी को नोटिस पकड़ा गया है, आज मेरे को मान लो कोई नोटिस दिया है, जैसे सुबह 10 बजे दिया है, तो वो वाला दिन उसमें काउंट नहीं होगा। उस दिन को छोड़ करके पूरे जितने भी दिन होंगे वो कार्य दिवस के अंदर ये पूर्ण दिवस है उसके रूप में माने जाएंगे। वैसे तो 7 दिन है, पर आदेश मिला है तो वो दिन शामिल नहीं होगा। जैसे मान लो आज मेरे को कोई आदेश मिला कि आपको इतने दिनों में काम करना है, तो आज वाला दिन काउंट नहीं होगा, उसके बाद वाला दिन काउंट है। इसका मतलब ये है पूर्ण दिवस के मुद्दे। कॉम्प्लेक्स का मतलब था वाणिज्यिक उपयोग के लिए अगर 25 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है बिजनेस के रूप में काम में ले रहे हैं, कॉमर्शियल काम में ले रहे हैं, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई काम में ले रहे हैं, तो उसमें 25 प्लस होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा इकाइयाँ होनी चाहिए, यानी 25 से ज़्यादा उसमें भवन होने चाहिए, मकान होने चाहिए, 25 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो आवास के लिए रह रहे हैं, आवास में अगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि ये आवास के लिए कॉम्प्लेक्स है, तो वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक घर के अंदर 3-4 कमरे तो होती है, तो इसलिए उसको 10 से ज़्यादा है तो क्या हो गया? आवास के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और 25 से अधिक है तो वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी बिजनेस के लिए, दुकान के लिए, किसी इस तरह की अगर कोई है कॉम्प्लेक्स के, कौन सा कॉम्प्लेक्स? बोथरा कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो बीकानेर मान लो बोथरा कॉम्प्लेक्स, उसमें 25 से ज़्यादा दुकानें हैं या 25 से ज़्यादा फर्म हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बोथरा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वहाँ बिजनेस कर रहे हैं लोग, वाणिज्यिक उपयोग, कॉमर्शियल उपयोग के लिए ले रहे हैं। और इसी प्रकार के जैसे मान लो ये मकान हो गया, ये जैसे ये होते हैं ना फ्लैट वगैरह, तो उस फ्लैट के अंदर उसको कॉम्प्लेक्स तभी बोलेंगे जब उसमें 10 से ज़्यादा मकान हो, रहने के लिए 10 से ज़्यादा परिवार रहते हों, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब एक पार्षद, तीनों का पार्षद ही कहलाता है, यानी कि पार्षद ही कहलाता है। जैसे नगर पालिका का पार्षद, नगर परिषद का पार्षद और नगर निगम का पार्षद, तो ये पार्षद का नाम, उसमें भी ये परिभाषा दी गई है। अब डेयरी में क्या होता है कि कोई भी फार्म या गौशाला या इस तरह से जो जहाँ पे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ से लोगों को वितरित की जाती है, किसी फर्म को वितरित की जाती है, तो वो होती है डेयरी फार्म हो गया, दूध, घी, पनीर, सूखे पदार्थ वगैरह इस तरह से जो वहाँ दी जाती है। अगर मान लो यही चीज़ इस किसी भवन के अंदर और उसी के अंदर काम में ली जाती है, चाहे वहाँ 100 आदमी काम कर रहे हो, चाहे 50 आदमी काम कर रहे हो, 200 आदमी काम कर रहे हो, और दूध वहीं काम में लिया जा रहा है, तो उसको डेयरी नहीं कहेंगे। डेयरी उसी को कहेंगे जहाँ वहाँ से दूध कहीं न कहीं सप्लाई किया जाता है, जहाँ लोग दूध लेने के लिए आते हैं, मिठाई लेने के लिए आते हैं, जैसे ये पनीर वगैरह ये लेने के लिए आते हैं, वो होती है डेयरी। अब एक खतरनाक रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, टाइफाइड, प्लेग, चेचक और इन्फ्लुएंजा, इस तरह से खूब सारे रोग जो है ये जो खतरनाक रोगों के अंदर शामिल होते हैं, जैसे हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, DPT वगैरह लगाते हैं ना, डिप्थीरिया, क्षय रोग, TB, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, उपदंश, मस्तिष्क कला और प्रमस्तिष्क कला, शोथ और चेचक आदि, ये रोग जो होते हैं वो क्या होता है? खतरनाक रोग होते हैं, जो खतरा साबित होते हैं व्यक्तियों के लिए। अब आता है पार्किंग स्थल की न्यूनता। पार्किंग स्थल कहाँ होता है? पार्किंग स्थल परिभाषित कहाँ होते हैं? जहाँ पे
दुकानें होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, यानी कि प्राइवेट, ऐसे थोड़ी अपने घर के आगे कोई पार्किंग स्थल थोड़ी बना रखेगा। यानी जहाँ आवास को छोड़ करके जो भी फर्म है, जो भी स्थान है, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है, बाजार है, वहाँ अलग से पार्किंग स्थल की छोटी सी जगह या न्यूनता उसकी कहती है कि कम से कम उसमें वहाँ एक पार्किंग स्थल होना चाहिए। तो ये हो गया पार्किंग स्थल। आवास भवन के अलावा वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स के पास निश्चित स्थान जहाँ वाहन खड़े किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? पार्किंग। अपने घर के आगे पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग कहाँ होगी? जहाँ पे लोग खूब आते जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, इस तरह से वहाँ पार्किंग स्थल, एक निश्चित जगह पर पार्किंग स्थल किया जाता है। निदेशक स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का जो निदेशक है वो राज्य सरकार नियुक्त करती है। जैसे कोई अधिकारी को नियुक्त कर दिया, वो सरकार नियुक्त करेगी। उसके बाद है व्ययन यानी निपटान यानी डिस्पोजल, किसी भी चीज़ का नष्ट करना, किसी को ठिकाने लगाना, उसको क्या कहते हैं? व्ययन, निपटान या डिस्पोजल। भूजल, सतही जल और वायु को संदूषित करने वाले अपशिष्टों को अंतिम रूप से व्ययन करना, यानी कि उसको डिस्पोज करना। डिस्पोज करना, डिस्पोज का मतलब है उसको निस्तारण करना उसका। तो ये हो जाएगा व्ययन। उसकी परिभाषा भी कहाँ दी गई है? धारा 2 में। अब धारा 2 के अंदर जिला मजिस्ट्रेट, अब जिला मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन परिभाषित की गई है। दंड संहिता प्रक्रिया यानी जो जिला मजिस्ट्रेट की तो परिभाषा है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर यानी 1973 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसमें 1973 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। अब नाली की क्या परिभाषा दी? जिसमें अपशिष्ट बहते हैं, जिसमें अपशिष्ट बहाए जाते हैं, सीवरेज वगैरह इसमें जो होती है वो नाली का हो गया। अब इसमें परिभाषा दी गई है। वित्तीय विवरण, ये धारा 92 के अंदर दी गई है। ये जो वित्तीय विवरण है यानी बजट, जो बजट का जो पैसे का लेन देन होता है, वित्त का विवरण होता है, वो धारा 92 के अंदर दी गई है। अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन केंद्र का मतलब होता है कि जहाँ पे एक निश्चित भवन बना होता है, उस भवन में जहाँ पे अग्निशमन केंद्र के अग्निशमन से संबंधित जितने भी कामकाज होते हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी जो बैठते हैं, उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? अग्निशमन केंद्र। चौकी स्थान सरकार द्वारा भी जहाँ सरकार उसको निश्चित करती है, वो क्या होती है? अग्निशमन केंद्र। अब है निवासी। निवासी का या तो मामूली तौर पर कोई निवास कर रहा है, और या एक निश्चित टाइम के लिए कहीं उस नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई निवास कर रहा है तो वहाँ का निवासी होगा। यानी वो कोई कारोबार करने के लिए आ गया, या फिर वो निश्चित तौर पर या मामूली तौर पर कोई निवास कर रहा है या कारोबार करता है, वो व्यक्ति वहाँ का निवासी कहलाएगा। अब है बासा। बासा क्या है? वासा या बासा, वासा या बासा। वासा का मतलब है तीर्थ यात्रियों या यात्रियों के रहने या ठहरने के लिए जो व्यवस्था होती है, भवन होते हैं, वो क्या होता है? यात्रियों की सुविधा के लिए भवन या भवन का भाग या भवनों का समूह, यानी ये तो कोई एक भवन होगा या उसका एक भवन का भाग होगा या भवनों का समूह होगा। बहुत सारे यात्री होंगे तो भवनों का समूह होगा, वो क्या होंगे? वासा। वासा का मतलब होता है निवास स्थान, यानी किसी के एक टेम्परेरी निवास स्थान किसी यात्रियों के लिए, जैसे होटल वगैरह इस तरह से जो होती है ना प्राइवेट, उसके हिसाब से ये वासा उससे संबंधित है। अब दूध की क्या परिभाषा देनी? दूध जैसे क्रीम निकाला हुआ दूध, क्रीम युक्त दूध, क्रीम से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो हो गया, और सूखा दूध है जिसे पाउडर बोलते हैं वो हो गया। दूध की परिभाषाएं अब आप समझते ही हो। अब सार्वजनिक मार्ग, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे डामर का हो, चाहे ग्रेवल का हो, वो मार्ग कौन सा होगा? वो आवागमन के लिए, जो हर एक आदमी के आवागमन के लिए जो निश्चित होगा, वो क्या होगा? सार्वजनिक मार्ग। अब है अजा यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति क्या है? संविधान के अंदर अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में परिभाषित है। क्या है? अनुसूचित जातियां कहाँ परिभाषित है? संविधान में अनुसूचित जातियां आदेश 1950 उसमें वर्णित है। और अनुसूचित जनजातियां संविधान में अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में वर्णित है, उसमें परिभाषित है। ये हो गया अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। राज्य वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई, इसके अंदर क्या है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की परिभाषा दी गई है। कोई संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी कोई बड़ा क्षेत्र है या छोटा क्षेत्र है, उसमें आपस में जो सब मिलान का जो बिंदु होते हैं और इस तरह से जो इससे संबंधित होते हैं वो क्या है, संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जो अनुच्छेद 243 में इसका परिभाषा दी गई है। अब है यान, यान का मतलब होता है वाहन, ठीक है, वाहन यानी जैसे साइकिल हो गया, ये भी उसके वाहन है, वाहन के अंदर ये भी आएगी। और 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, जिनसे ये अपना यूज़ करते हैं, मतलब आना जाना ये इस तरह से जो करते हैं, ये इसमें वाहन हो गया, जो नगर पालिका के अंदर जो भी काम होते हैं इन चीज़ों में काम में ले सकते हैं। तो अगर वहाँ साइकिल है तो भी वहाँ का वो यान है वो, और 3 व्हीलर है तो भी ये व्हीकल, और ये जो 4 व्हीलर है तो भी ये व्हीकल के रूप में इसको परिभाषित किया जाएगा। अब है वार्ड समितियाँ, वार्ड समिति जो है वो धारा 54 के अंदर परिभाषित की गई है, 54 के अंदर, धारा 54 के अंदर जो है वार्ड समितियों की परिभाषा दी गई है। और उसके बाद में जैसे इनको वैसे मैं इसलिए सीधा सीधा पढ़ गया क्योंकि क्रम ये ऐसा नहीं है कि क्रम वाइज कर लो, जैसे लिखा गया है वैसे ये पढ़ लिया, अब इसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि इसको क्रम वाइज है, यानी इनकी परिभाषा दी गई है, किसी को आगे पीछे दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कार्यपालक समिति, कार्यपालक समिति की परिभाषा किसमें है, धारा 55 में, कार्यपालक समिति की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 55 में। अग्निशमन दल की परिभाषा कहाँ दी गई है, 256 में। और परिसंकटमय अपशिष्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका परिभाषित है कि परिसंकटमय अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट जो पर्यावरण को खराब करते हैं, उसको दूषित करते हैं, वो इसमें परिभाषित है। कहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1956 में। अब भूमि जिस पर निर्माण हुआ है या फिर उसके चारों तरफ से पानी गिरा हुआ है, वो पानी से घिरी हुई जगह और जहाँ पे भवन बना हुआ है, ये वो क्या होगी, कोई निर्माण कार्य हुआ है या फिर जल आधारित भाग यानी जल से घिरी हुई भाग है, वो क्या कहलाएगा, भूमि कहलाएगी। अब नगर पालिका लेखा निर्देशिका, नगर पालिका लेखा निर्देशिका, ये धारा 91 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 91 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। फिर मल का क्या है, कूड़ा करकट, जैसे कूड़ा करकट की परिभाषा है, उसके अंदर मल शामिल नहीं होगा, और मल के अंदर क्या है, कूड़ा करकट शामिल नहीं होगा। कूड़ा करकट एक कचरा होता है, जैसे मान लो ये घर के अंदर से कोई कचरा निकाल लिया, कोई कागज़ हो गया और हो गया, ये हो गया कूड़ा करकट, जो बाहर लोग फेंकते हैं, या घर के अंदर से जो साफ कचरा निकलता है उसको कहते हैं कूड़ा करकट, यानी कूड़ा करकट बाहर फेंक के आओ। और मल क्या होता है, ये जो गंदी नालियों के अंदर ये जो मल आदि होता है, वो इसको मल से परिभाषित है। कर, टैक्स क्या आता है, जैसे हो गया पथ कर, रेट हो गया, उपकर हो गया, फीस हो गई, इस तरह से, यानी कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद अपने खर्चों को चलाने के लिए उस क्षेत्र में जो अपने हिसाब से एक वांछित कर लगा सकती है, उसको क्या कहते हैं, टैक्स जो कहे जाते हैं। अब है ग्राम की परिभाषा अनुच्छेद 243 6 में दी गई है, 243 6 में दी गई है। अब अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करता है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम रूप से व्ययन करती है। सबसे पहले क्या करेगी, संग्रह करेगी, उसके बाद में क्या करेगी, उसका पृथक्करण करेगी, यानी यहाँ जो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसके अंदर अलग अलग होता है ना, लिक्विड अलग डालो, ठोस अलग डालो, इस तरह से 2 डब्बे रखे होते हैं। उसी प्रकार की ये क्या करते हैं, संग्रहण करेंगे, पृथक्करण यानी उनको अलग अलग करेंगे, फिर उनका भंडारण करेंगे, यानी जहाँ पे डालना है उनको अलग अलग तरीके से डालेंगे, फिर डाल के भंडारण करके एक अलग डब्बे के अंदर रख के करेंगे। उसके बाद में परिवहन यानी उनको दूर ले जाके करेंगे, फिर प्रसंस्करण, उसका फिर इलाज करेंगे, भाई इनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है इनको, ताकि दूसरों को से रोग ना फैल सके, पर्यावरण प्रदूषण ना हो सके, उस तरह से उनको पहले प्रसंस्करण किया जाता है। और उसके बाद में लास्ट में क्या कहते हैं, उनको निपटान कर दिया जाता है, व्ययन किया दिया जाता है, ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। फिर इसमें वित्त आयोग की परिभाषा पीछे भी पड़ी थी, अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत। अग्निशमन संपत्ति में क्या होता है, भूमि, भवन, गाड़ियाँ, औजार और उनके जो वर्दी होती है, उनके जो बेज लगे होते हैं
वो, और जो ये वाहन के अंदर जो यंत्र लगे होते हैं पानी के टैंकर वगैरह वो, और यानी अग्निशमन यंत्र या अग्निशमन की जो परिसंपत्ति जो बोलते हैं, ये संपत्ति जो है वो सारी चीज़ आती है जिसमें अग्निशमन यंत्र जो कार्यालय चल रहा है, वो भूमि, वो भवन, उनकी जो गाड़ियाँ, उनके जो ऑफिसर्स के जो बेज लगते हैं, ये जो वो प्लस उनके नेम प्लेट और औजार, जितनी भी चीज़ें होती है वो इनकी संपत्ति होती है। यानी अपने घर में क्या है, अपने जो सामान है वो सारा हमारी संपत्ति है। उसी प्रकार के नगर निगम या फिर ये जो अग्निशमन यंत्र के अंदर जो कहते हैं ना, वो सारी की सारी उनकी वो चीज़ें हैं। फिर है नवीनतम जनगणना के आंकड़े, यानी नवीनतम जनगणना के आंकड़े के मतलब है कि पहले वाली जनगणना से अब नई जो जनगणना हुई है उसके जो अंतिम आंकड़े हैं वो नवीनतम आंकड़े कहलाएंगे। अब सदस्य जो है पार्षद कहलाएंगे। नगर पालिका का क्षेत्र क्या है, समय समय पर विनिर्दिष्ट करती है, समय समय पर जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करती है कि ये नगर पालिका का क्षेत्र है। नगर पालिका के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। जैसे नगर निगम है, जो उसमें नई कोई कॉलोनी बस गई, उसमें कुछ लोग रहने लग गए, तो फिर नगर निगम ये सोचता है कि इसको अपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर इसको शामिल कर लिया जाए, तो वो राज्य सरकारें है समय समय पर उसको विनिर्दिष्ट करती है। कूड़े करकट के अंदर सभी प्रकार के कचरा जो आता है वो आता है। अब राज्य की परिभाषा कहाँ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, वहाँ राज्य की जो परिभाषा दी गई है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 के अंदर इसकी राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। अब उपाध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष क्या होता है, नगर निगम का, ये नगर पालिका का जो होता है वो क्या है, अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। और जो इसका नगर परिषद का क्या होता है, सभापति और उपसभापति, तो उपाध्यक्ष जो होता है उस उपसभापति होता है। और जो नगर निगम का होता है वो महापौर तो होता है उसका अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन होता है, उप महापौर। फिर है वार्ड जो है उसकी परिभाषा दी गई है धारा 9 के तहत वार्ड की परिभाषा दी गई है। तो इसमें कोई छूटा तो नहीं है अपने, यानी यहाँ अपने थोड़ा सा ये अध्यक्ष वाली जगह ये अध्यक्ष नहीं था, ये था अधिकारी। जो अधिकारी होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है देखो, अध्यक्ष नगर निगम का तो क्या हो जाएगा, ये नगर पालिका का वो तो हो जाएगा अध्यक्ष, और नगर परिषद का है वो सभापति, और नगर निगम का है वो महापौर। यहाँ लिखते टाइम थोड़ी सी चूक हो गई कि लिखने अध्यक्षों के नाम थे अपने, उनके जो अधिकारी होते हैं, कार्यपालिक अधिकारी है, उनके नाम लिखे गए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो इनके मेन जो वहाँ बैठते हैं ना, उनके जो 3 नंबर पे जो अधिकारी होते हैं, जैसे मान 3, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारी। अध्यक्ष कौन होता है, नगर पालिका का नगर पालिका अध्यक्ष, और नगर परिषद सभापति, और नगर निगम का नगर निगम महापौर। ये तो हो गए उनके सर्वेसर जो अध्यक्ष होते हैं, ऊंचे के जो राजनीतिक जो ऊपर के पायदान पर जो होते हैं, राजनीतिक पद पर जो बैठे होते हैं। उसके बाद में जो अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष होना चाहिए। उपाध्यक्ष जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर परिषद का उप सभापति, और नगर निगम का उप महापौर। और इसी प्रकार के उनके जो अधिकारी जो होते हैं, जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं क्या, नगर पालिका का जो होता है प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालक अधिकारी होता है, ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और नगर परिषद का जो होता है वो होता है आयुक्त। नगर पालिका का जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है आयुक्त, नगर परिषद का, नगर पालिका का नहीं, नगर परिषद का। और नगर निगम का जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हो गया पहला चैप्टर, नगर पालिका अधिनियम 2009 का पहला अध्याय। पहले अध्याय में धारा 1 और 2 बताई गई है। अब आज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अंतिम रूप से, और आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। 17 पाठ है, कोशिश करूँगा
17 पाठ 17 दिन में कराने की, ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल सके और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब एक फटाफट से छोटा रिवीजन करना है 1 मिनट के लिए। नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 11 सितंबर 2009 को। और अधिनियमित कब होता है? जब राज्यपाल साइन कर देते हैं। और है इसमें क्या? अध्याय 17 है और धाराएं 344 है। और ये इनका जो संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम यही है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और प्रसार कहाँ होता है? सावली क्षेत्र को छोड़ करके पूरे राजस्थान में होता है। और प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ जो डेट लिखी हुई है 11 सितंबर 2009। परिभाषाएं हैं जो अपने इसमें दी हुई है, ये सारी परिभाषाएं आपको कोई कठिन कोई लग नहीं रही है और ना कठिन इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान रहेगा तो चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर पूरा हो गया। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।